दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, ये घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और सबसे अजीब घटना है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना ओडिशा की आज तक की सबसे भयानक और सबसे खौफनाक घटना थी। तो आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं क्राइम की अनोखी वारदात की नई कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। यह कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके की एक मोहल्ले में सी का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल सी में डॉक्टर था जो रिटायर हो चुका था। उसका नाम था सोमनाथ परिदा। दोस्तों, इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और जिसने पूरे उड़ीसा को झकझोर दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में एक आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहता था। दोस्तों, इस घर में सिर्फ यही दोनों रहते थे। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और अमेरिका चला गया और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सी में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे। इस घर में सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी ही रहा करते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच थी। दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह थी कि सोमनाथ का व्यवहार बड़ा ही अजीब था। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा मोहल्ले का सबसे अजीब किस्म का आदमी था और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके यह बात साबित भी कर दी थी। दोस्तों, गवर्नमेंट की नौकरी के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था। इसके अलावा वह कुछ संगठनों में बतौर सलाहकार भी जुड़े रहे। सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था। लेकिन सोमनाथ की दोनों बच्चों के साथ कभी भी खास बनती नहीं थी। वह फ़ोन पर अक्सर अपनी माँ से ही बात किया करते थे। आमतौर पर बेटा और बेटी हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बातचीत करते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता का स्वभाव बहुत अजीब और डरावना लगता था, जिसके चलते वे अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करते थे। यह घटना 2013 के जून महीने की है। एक दिन सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा, जो अमेरिका में रहता था, अपनी माँ उषा श्री को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मनोज को लगा कि शायद उसकी माँ कहीं बाहर गई होंगी। वह कुछ देर बाद फिर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। लगभग 19 से 20 दिन बीत जाने के बाद मनोज को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर माँ ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। आखिरकार वह अपने पिता को फ़ोन करता है और पूछता है, माँ कहाँ है, मेरी बात करवाओ। सोमनाथ जवाब देता है, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। यह सुनकर मनोज तुरंत फ़ोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फ़ोन करता है। जब मनोज अपनी बहन से पूछता है, क्या माँ वहाँ तुम्हारे पास है, सुरेखा जवाब देती है, नहीं माँ मेरे पास नहीं है। मैं तो कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है। उसे शक हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। घबराया हुआ मनोज भुवनेश्वर में अपने मामा को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। वह उनसे कहता है, आप जल्दी से घर जाकर चेक करें। मनोज के मामा और मौसी 23 जून 2013 की शाम करीब 5 बजे सोमनाथ के घर पहुंचते हैं। वे दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दोबारा घंटी बजाने पर सोमनाथ परिदा खिड़की से बात करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। मामा उससे पूछते हैं, उषा कहाँ है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। सोमनाथ जवाब देता है, वह अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर मामा को पूरा यकीन हो जाता है कि सोमनाथ झूठ बोल रहा है। वह दरवाज़ा खोलने को कहते हैं, लेकिन सोमनाथ दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। मामा तुरंत मनोज को फ़ोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। दोस्तों, मोहल्ले के लोग उसके घर के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। और दोस्तों, एक और अजीब बात यह थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था और सुबह 3 बजे उठ जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसा सुनसान हो जाता था जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। जब कोई उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता तो वह उस पर चिल्लाने लगता था। इसके अलावा जब कोई पास के मंदिर में घंटी बजाता तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। दोस्तों, अक्सर इनके घर में मियाँ बीवी के बीच झगड़े होते रहते थे, लेकिन जैसे तैसे इनकी अकेले की गृहस्थी चल रही थी। मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह मामा को पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। अब मामा
पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को साथ लेकर सोमनाथ के घर आते हैं। पुलिस दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोलता। मजबूर होकर पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। जब पुलिस अंदर जाती है तो घर का माहौल बड़ा अजीब लगता है। पुलिस सोमनाथ से पूछती है, उषा श्री कहाँ है? सोमनाथ जवाब देता है, वह अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई हुई है। पुलिस फिर पूछती है, कब गई थी? सोमनाथ कहता है, 3 जून को। उसे गए हुए 20 दिन हो गए। पुलिस कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी कह रही है कि उषा वहाँ नहीं है। ये सुनकर सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है। पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब पुलिस सोमनाथ के बेडरूम में पहुंचती है तो उन्हें वहां 2 बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई देते हैं, जिन पर ताला लगा हुआ था। पुलिस इन तालों को खोलती है। जैसे ही पहला ट्रंक खुलता है, पुलिस वाले और वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रंक के अंदर 22 टिफ़िन रखे हुए थे। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन घर की हालत और सोमनाथ का रहन सहन देखकर पुलिस को शक हो गया। जब पहला टिफ़िन खोला गया तो अंदर जो था उसे देखकर सभी दंग रह गए। हर टिफ़िन में कटे हुए शरीर के टुकड़े थे। इसके बाद बारी बारी से सभी टिफ़िन खोले गए। सामने आई सच्चाई इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सोमनाथ ने अपनी पत्नी उषा श्री की हत्या कर दी थी और उसके शरीर के टुकड़े इन टिफ़िन में भरकर रखे थे। दरअसल जब पुलिस ने टिफ़िन को खोलकर देखा तो उन्हें उसमें इंसानी मांस के छोटे छोटे 300 टुकड़े मिले। इन टुकड़ों को केमिकल से संरक्षित किया गया था ताकि उनमें से कोई दुर्गंध न आए। ये मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि टिफ़िन में उषा श्री का सिर नहीं था। पुलिस ने जब घर की गहराई से तलाशी ली तो एक टेबल पर रखे एक बॉक्स में उषा श्री का सिर मिला। सिर कुछ हद तक सड़ चुका था, बाल झड़ चुके थे और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। सबसे अजीब बात यह थी कि सोमनाथ ने पुलिस को बताया कि वह हर रात उस सिर से बात किया करता था। इस मंजर को देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने सोमनाथ से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। सोमनाथ ने जो कहानी सुनाई वह और भी भयावह थी। सोमनाथ ने बताया, 3 जून को मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वह बार बार अपना सिर ज़मीन पर मार रही थी और कह रही थी कि वह मर रही है और उसकी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बननी चाहिए। सोमनाथ ने आगे कहा कि ऐसा करते हुए उसने खुदकुशी कर ली। जब पुलिस ने पूछा कि उसने घटना की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी तो सोमनाथ ने कहा, अगर मैं पुलिस या किसी को बताता तो मेरी इमेज ख़राब हो जाती। पुलिस ने आगे पूछा, तुमने लाश के टुकड़े क्यों किए और उन्हें टिफ़िन में क्यों रखा? सोमनाथ ने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोमनाथ ने कहा, जब मेरी पत्नी की मौत हुई तो मैंने सबसे पहले घर की मेड और धोबी की छुट्टी कर दी। उसी रात मैंने कुल्हाड़ी और ऑपरेशन करने वाले ब्लेड की मदद से उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। हर दिन मैं लाश के कुछ और टुकड़े करता और उन्हें अलग अलग दुकानों से लाए गए टिफ़िन में पैक कर देता ताकि किसी को शक न हो। इन टुकड़ों पर वह केमिकल छिड़कता ताकि दुर्गंध न आए। सोमनाथ ने बताया कि वह इन टुकड़ों को शिरडी लेकर जाना चाहता था ताकि वहां अपनी पत्नी की समाधि बना सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन 20 दिनों में सोमनाथ अपने क्लिनिक भी जा रहा था और सामान्य रूप से काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन भी मनाया। किसी को भी इस भयावह घटना की भनक तक नहीं लगी, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। जब पुलिस ने उषा श्री के सिर और मांस के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच कराई तो यह साफ हो गया कि उसकी हत्या हुई थी। सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट के निशान थे। पुलिस ने पाया कि सोमनाथ ने झूठी कहानी गढ़ी थी। दरअसल उषा श्री को अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक था। इसी कारण उनके बीच रोज़ झगड़े होते थे। एक दिन गुस्से में आकर सोमनाथ ने अपनी पत्नी को मार डाला। हत्या के बाद उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें टिफ़िन में पैक किया। वह मौका मिलते ही इन टिफ़िन को फेंकने की योजना बना रहा था। पुलिस ने सोमनाथ को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आज भी लोग इस खौफनाक कांड को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, आखिरकार वह पकड़ा ही जाता है। सोमनाथ परिदा के मामले ने पूरे भुवनेश्वर को हिलाकर रख दिया था। हालांकि इस अनोखी वारदात से जुड़े कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या सच में सोमनाथ ने यह सब सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए किया, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? आज भी लोग इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाते हैं। वर्तमान में सोमनाथ परिदा भुवनेश्वर की एक जेल में सज़ा काट रहा है, लेकिन इस घटना ने लोगों के दिलों में खौफ और सवालों की एक गहरी छाप छोड़ दी है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस अनोखी वारदात के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें। मैं फिर मिलूँगा एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली और अनोखी वारदात के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।